आदाब नाज़रीन, हिंद टाइम के इस ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में ये आपका मेज़बान सलीम अमरोही एक बार फिर आपके हुजूर हाज़िर है एक अहम तरीन शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये शख्सियत प्रोग्राम जो यूट्यूब पर हमारा दोस्त बहुत हमारे हौसला अफजाई करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि ये तो हम चाहते नहीं कि उसके व्यूअर्स ही ज़्यादा हों या कुछ ऐसा नियत हो कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि एक तारीख़ रकम करें। जिस दौर में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में जो कुछ अहम तरीन शख्सियात हैं जिन्होंने अपने अपने मैदान में कुछ करके दिखाया है और वो लायक एहतराम शख्सियात, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि कुछ टाइम वो हमें दें और हम उनसे बैठकर कुछ गुफ्तगू कर सकें और उनकी जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र तय किया है, वो तजुर्बात हम चाहते हैं अपनी जो यंग जनरेशन है वो उनसे शेयर किए जाए और वो उससे कुछ इस्तिफ़ादा कर सकें। इसी नीयत से ये प्रोग्राम का सफ़र हमने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं और ये सफ़र जारी है। आज की इस प्रोग्राम यानी शख्सियत प्रोग्राम की अहम शख्सियत हैं मोहतरम सैयद मंजूर रज़ा रिज़वी साहब। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, अपने इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करते हैं। मंजूर रज़ा रिज़वी साहब के बारे में आपको मैं बताता चलूँ नाज़रीन कि बहुत ही प्यारी सी शख्सियत हैं आपकी और आप एक इल्मी, अदबी और एक मज़हबी और एक अमरोहा के बड़े ख़ानवादे से आपका ताल्लुक़ है। आपका जो सफ़र रहा वो मैं कहता चलूँ कि दिल्ली में जो आपका तालीमी सफ़र भी शुरू होता है, जो जैसा कि हम चाहेंगे कि मंजूर साहब ख़ुद बताएंगे कि जो तालीमी सफ़र रहा, यानी आपने आला तालीम हासिल की, यानी बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया और मुल्क से बाहर भी, यानी हमारे हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा है कि आप ज़िंदगी में कुछ तरक्की करना चाहें तो हिजरत करें। हिजरत करने से ही और तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है इंसान। तो आपने उस पर ही अमल करते हुए अपने वालिद मोहतरम प्रोफेसर अनवर रज़ा रिज़वी साहब की हिदायत पर इस सफ़र जारी किया और अमेरिका USA में आप पहुँचे और वहाँ जो आपने अपनी एक बड़ा कारोबार है आपका, उस हवाले से हम चाहेंगे कि आप ख़ुद अपनी रोशनी डालेंगे। मैं ये बताता चलूँ कि आपके वालिद मोहतरम प्रोफेसर सैयद अनवर रज़ा रिज़वी साहब की शख्सियत ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत, जिनकी बारे में मैं क्या कहूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, आज जो माशाल्लाह हम देखते हैं कि इतनी दुनिया की अहम यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है, वो उसके फाउंडर्स में रहे हैं। यानी आपकी तालीमी खिदमात जो हैं और जो आपके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिनिस्ट्रेशन ही है जिसने उसे आगे एक राह दिखाई और आज इस मुकाम पर हम देख रहे हैं। तो आपने पूरी ज़िंदगी उसमें जो खिदमत की है वो उस हवाले से अगर हम गुफ्तगू करने लगें तो पूरा एपिसोड उसी में ही गुजर जाएगा। प्रोफेसर अनवर रज़ा रिज़वी साहब, जहाँ एक तरफ उनकी तालीमी खिदमात बहुत रहीं, वो इधर दूसरी तरफ वो एक प्रैक्टिकल तौर पर अपने आप को सिर्फ यही नहीं, वो कहते थे कि सिर्फ एक मजहबी इंसान वो नहीं होता जो एक मजहबी घराने पैदा हुआ, जैसे जैसे वालिदैन ने कहा, जैसे ख़ानदान ने कहा, वह उस पर अमल करता रहा, बल्कि उन्होंने कहा कि कुरान हमारे लिए हिदायत के लिए उतरा है तो उसे समझा जाए, उसे पढ़ा जाए और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। नहजुल बलागा इमाम ने किताब लिखी, अपने खुतबात की किताब जो नहजुल बलागा इमाम की मौजूद है, उन्होंने कहा इसे समझो, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो। और मैं देखता था कि उनकी ज़िंदगी यही थी कि वो कोशिश करते थे। मेरा एक शेर है कि किसी के काम आ जाएं जहाँ में कुछ इस अंदाज से भी बंदगी हो। तो ये भाई अनवर रज़ा की ज़िंदगी में था कि वो कोशिश करते थे कि किसी न किसी के रोज़गार में हेल्प कर दें, मदद कर दें। और उसका एक सबूत मैं आपके सामने कि उन्होंने मुझे एक जगह देखा, एक प्रोग्राम की निज़ामत कंडक्ट करते हुए, तो उन्हें लगा कि ये बच्चा कुछ बोल सकता है और माइक पर जाकर तो उन्होंने मुझसे कहा कि सलीम मियां, तो मुझसे आकर मिलना। मैं ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम में, जो कि हम उनके फ़र्जंद सैयद मंजूर रिज़वी साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ ये बात कहना कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप दूरदर्शन में मेरे एक फलां ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, आप उनसे जाके मिलें और आप एक की जॉब वहाँ पर मिल जाएगी, मैं उनसे कोशिश
करूँगा, उनसे कहूँ। लेकिन मेरा आबोदाना शायद कहीं और था और मैं यहाँ मुल्क से बाहर चला गया कुछ अरसे के लिए, और मैं बहरहाल उससे महरूम रहा, जिसकी मैं कमी आज महसूस करता हूँ। लेकिन मैं भाई अनवर रज़ा को नहीं भूल सकता कि उन्होंने मेरी उस टाइम में ही चाहा था कि मदद की जाए। और मैं क्या न जाने कितने लोग इस वक्त ऐसे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में ही नहीं बल्कि दीगर इदारों में कि जो भाई अनवर रज़ा की कहने पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। तो भाई अनवर रज़ा रिजवी साहब न सिर्फ ये कि 5 वक्त के नमाजी और रोज़ादार, और वो अपनी प्रैक्टिकल तौर पर अपनी कोशिश करते थे कि जो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिला है, आइमा की सीरत से मिला है, उसे हम उस अंदाज से सीरत ज़िंदगी गुजारें, और वो दूसरों की भी इसी तरह से खिदमत करते हुए नज़र आते थे। मैं बहुत कुछ उनसे दिल चाहता है उनके बारे में कहूँ, लेकिन मैं वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी चाहूँगा कि आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा रियाज़ फ़ातिमा साहिबा, जिन्हें हम बिट्टो बाजी भी कहते हैं, वो एक ऐसी ज़िंदा दिल खातून हैं, एक ऐसी जिनके कहा जाए कि एक हौसला देने वाली खातून हैं कि जिन्होंने अपना ख़ुद कारोबार भी करती हैं और अपने पूरी तरह से सेल्फ नहीं बल्कि मैं किसी के काम आऊँ, और अपना कारोबार में भी पूरी तरह वक्त देना, और सोशल सर्किल जो उनका इतना बड़ा है, इतने लोग उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, यही इंसान की एक अच्छा आला इंसान होने की दलील होती है। और क्यों ना होती, उनके जो हम आपके मंजूर साहब के जो नाना दरोगा हसनैन साहब की शख्सियत अमरोहा में अपने दौर में वो नुमाया शख्सियत थी कि जिन्होंने उस दौर में अपना यानी फूल की तरह से, दादा सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत का एक वाक़या है, मैं क्या पूरा वाक़या नहीं लाऊंगा, लेकिन उनका कहा कि जहाँ रहो फूल की खुशबू की तरह से महकते रहो। तो दरोगा हसनैन साहब की शख्सियत भी एक ऐसी ही थी कि वो उनकी औलाद में भी हमें देखने को मिला कि वो रियाज़ फ़ातिमा साहिबा भी अपनी पूरी तरह से ज़िंदगी में कोशिश करती हैं कि ज़िंदगी इस अंदाज से जियो कि जिस तरह से अल्लाह भी हमें देखना चाहता है, अपने बंदे को देखना चाहता है, और पूरी कोशिश ये भी करती हैं कि वो अल्लाह की मखलूक की भी किसी तरह से काम आ सकें, मदद कर सकें। वही जज्बा जो भाई अनवर रज़ा रिजवी साहब के अंदर हमने देखा था, वही उनकी शरीक हयात रियाज़ फ़ातिमा साहिबा के यहाँ हमें नज़र आया, और वही जज्बा उनकी औलाद में, दीगर उनकी बेटियों में भी, और हमारे सैयद मंजूर साहब में हमें देखने को मिलता है। तो मंजूर साहब हमारी ये जी चाहा कि थोड़ा सा वक्त हम आपके वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू कर सकें, और हम चाहेंगे कि आपसे भी उस हवाले से भी कुछ चाहेंगे। लेकिन हमारी पहला जो हम अपने मेहमान से सवाल क्या कहा जाए, एक गुजारिश होती है कि ज़रा सा हमारे ये बताएं नाज़रीन को कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम तालीम है। अगर तालीम नहीं है तो वो किसी भी मैदान में कुछ नहीं कर सकता। आपने जो माशाल्लाह आला तालीम हासिल की, तालीमी सफ़र सिलसिला दिल्ली से, मैं जैसे मेरी नॉलेज में है ये, वरना आप बताइएगा आपका इब्तदाई दौर तालीमी कहाँ गुजरा, और तालीमी सफ़र में आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सफ़र किया है, ज़रा सही बताइए। तो तालीमी उसकी इब्तदा जो हुई है वो मेरी दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। मैं 79 में मेरा एडमिशन हुआ था, और मैं 92 में ग्रेजुएट हुआ 12th करके, फिर जामिया से सिविल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद फिर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से मास्टर्स इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग किया। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद करीबन 5.5 साल कुछ अरसे अपना काम किया, कुछ अरसे जॉब की, फिर 2003 में यूएस चला गया। वहाँ पे लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो से MBA किया फाइनेंस में और ऑपरेशंस मैनेजमेंट डबल मेजर के साथ, माशाल्लाह। उसके बाद वहाँ से बैंकिंग का सफ़र स्टार्ट हुआ मेरा। इंडिया में जॉब जो थी वो इंजीनियरिंग साइड में थी, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में स्पेसिफिकली, और यूएस जाने के बाद जो है वो मैं पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चला गया। तो वहाँ पे 2005 से लेके और 2020 तक 15 साल गालिबन दुनिया के जो बड़े तरीन बैंक हैं उसमें जॉब रही है मेरी। लेमन ब्रदर्स, सिटी बैंक, क्रेडिट स्विस, डॉइचे बैंक, BNP पारिबा जो फ्रेंच बैंक है, फिर सोसाइटी जनरल वो दूसरा फ्रेंच बैंक है, क्रेडिट स्विस। मैंने एज अ कंसल्टेंट काम किया, और बहुत थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड एरिया था मेरा लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में। तो उसमें लोग भी कम होते हैं, तो उस लिहाज से वहाँ पे काफ़ी कामयाबी रही। रेगुलेटरी साइड में काम करता था, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं बैंक उसको फॉलो करते हैं, तो बैंक को
के फॉलो करने के लिए पूरे सिस्टम्स चाहिए होते हैं, तो मैं दोनों साइड संभालता था, टेक्नोलॉजी की साइड भी और बिजनेस की साइड भी। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वहाँ पे जो टर्म इसके लिए यूज़ होती है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसकी हैसियत से काम किया। क्या बात। फिर 2020 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरी कार डीलरशिप है। अब मेरी शौक की चीज़ जो थी वो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें थी। तो जो लोग जवानी के वक्त से जानते हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मैंने ये क्यों काम स्टार्ट किया। कुछ मामलों में जो है वो ज़रा सी बदनामी भी थी गाड़ी चलाने की वजह से कॉलेज के ज़माने में। नहीं, अब्बा को शिकायतें बहुत, शौक ऐसा है कि अब्बा को शिकायतें बहुत मिलती थी तेज़ मोटरसाइकिल चलाने की और उन चीज़ों की। तो बेचारे समझाया करते थे जैसा उनका मिजाज था। वो सख्ती तो उनकी नहीं होती थी, और पुराने ज़माने के बाप थे तो देखना काफ़ी होता था। एक बार खाने की टेबल पर कह दिया कि भाई सुना आज मोटरसाइकिल तेज़ चला रहे थे, तो फिर अगले 4-5 दिन खामोश हो जाते थे। वाह वाह वाह। तो बड़ा आपने ये जो, मैं एक चाहूँगा, आपने बड़ा उम्दा ये बात बताई। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग आपने बीटेक जामिया से किया, फिर एमटेक और बीआर, और फिर लाइन बदली, बैंकिंग में आए, और उसमें बहरहाल आपने, आपका जो टेस्ट था और उसमें बहरहाल आपने मुख्तलिफ बैंकों का जिक्र किया कि उसमें आपने अपनी खिदमत का सफ़र जारी रखा। और ये लाइन चेंज करने में आपको दुश्वारियां तो बहुत आई होंगी। ये क्या दुश्वारी? बिल्कुल आई, क्योंकि एक तो नया मुल्क था, नया कल्चर था, और वहाँ जाके ये समझ में आया था कि थोड़ा सा मैंने अपना इरादा बदला था पढ़ते पढ़ते कि इंजीनियरिंग में कंटिन्यू करना मुश्किल होगा वहाँ पे। अच्छा, ये अंदाज़ा लगा लिया था? ये अंदाज़ा लगा लिया था, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेशन का। जी जी। वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको पहले तो 2 साल किसी पीई के अंडर में काम करना पड़ता है, जो खुद प्रोफेशनल इंजीनियर है। जी। फिर वो आपको रेकमेंड करेगा, फिर आप सर्टिफिकेशन लेंगे, तो उसमें 2 साल मजीद और निकल जाते हैं। उसमें तो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से जाते वक्त, मतलब मैं लेट 20s में था, तो लेट 20s में 2 साल देने को होते नहीं है। आपने पूरा उसका फिर हाँ, तो फिर ये कि शादी तय हो गई थी, तो फिर ये था कि अभी शादी भी होनी है, बेगम को भी लेके आना है। तो दूसरा फिर ये भी समझ में आ गया था कि जो सही मानों में जो पैसा है वो बैंकिंग में है। ये आपने अंदाज़ा लगा लिया था। और वो पुरानी कहावत है, अमेरिका में बहुत यूज़ होती है कि अगर नाखुश रहना है तो वो पैसे के साथ नाखुश रहो। वही जाहिर सी बात है, अगर जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है, ज़रूरियात के लिए तो चाहिए पैसा। लोग कभी मेरी अक्सर अपने बच्चों से बात होती है तो हमारे माशरे में मर्द की जो डेफिनेशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। जी। मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी वो करे जो वो चाहता हो। जी। मर्द होने का मतलब ये है कि आदमी वो करे जो करना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चाहे मजहबी एतबार से हो, बहुत चाहे दुनियावी एतबार से हो, और एक बैलेंस बना के चलना है, और अपने बच्चों के लिए और अपने खानवादे के लिए जो है वो आदमी को एग्जाम्पल सेट करना है। और इसी उससे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे हमेशा अब्बा की चीज़ें याद आती हैं, और आपने अब्बा का इतना जिक्र किया। जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत बाद में पता लगी हैं अब्बा के बारे में, कि जो उनके काम थे, मतलब घर में भी कभी जिक्र नहीं होता था। एक जिस दिन अब्बा का दफन था उस दिन मुझे अच्छे से याद है कि ऐसे लोग आके मुझसे मिले हैं कि जिनकी मैंने कभी शक्ल नहीं देखी थी पहले। और उन्होंने कंधा पकड़ के या हाथ पकड़ के धीरे से कान में कहा कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि तुम्हारे वालिद ने हमारी कितनी मदद करी है। यही है। और हम कितने शुक्रगुजार हैं तुम्हारे वालिद के। मतलब एज अ बेटा आप अपने बाप के बारे में जब ये चीज़ें सुनते हैं तो आपको मिजाजन, तो आप जानते थे अपने वालिद को। बिल्कुल पता था तो घर में है, लेकिन ये सब उनकी जो खिदमत जो वो किसी से जाहिर नहीं करते थे, कि जो मौला अली का कौल है कि एक हाथ से लो और दूसरे हाथ, ये उनकी पता ना चले, ये उनकी सीरत में चीज़ थी। बहुत अच्छी। कुछ चीज़ें मैं मतलब और जो डिटेल जो घर के लोग ही जानते हैं ना जी, वो ज़रा सा बताएं। हमारे घर में जो कप थे वो एक ही सेट इस्तेमाल होता था। आप आए, उनकी बेटी आए, ऑफिस का चपरासी आए, वाइस चांसलर आए, अच्छा, एक ही कप में चाय मिलेगी। अच्छा, टी शर्ट वही है अपने सबके लिए, वही वो उनका बहुत था कि आदमी देख के रवैया नहीं बदला। ये देखिए कितना बड़ा एक बहुत बारीक चीज़ है, और उनकी शख्सियत दिखाई दे रही है उसमें। जो आदमी का मजहबी होना है ना वो इन चीज़ों से दिखता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है। वाकया है, मैं अभी जब आप कैमरा सेट कर रहे थे तो मैं उस वक्त सोच रहा था, तो मुझे एक चीज़ उनकी हमेशा याद रहती है कि जब आदमी जवान होता है तो उसको गुस्सा ज़्यादा आता है।
कुछ हालात ऐसे हुए कि किसी शख्स ने, जो है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, बहुत एक गलत सलूक किया हमारे साथ। और उसमें मतलब पैसे का लेन देन भी था और वो था, तो जाहिर सी बात है मैं उस वक्त 20s में था, तो अब्बा के क्योंकि उसमें इन्वॉल्व थे तो थोड़ा गुस्सा था मुझे इस बात का, और मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था घर के नीचे, और थोड़े तल्ख लहजे में कर रहा था, और काफ़ी तल्ख था लहजा, और अब्बा ने ऊपर बालकनी से सुन ली बात। अच्छा। और उसके बाद वो कहा नहीं उन्होंने कुछ। रात को हमारे घर में एक वो था कि खाना सब लोग साथ खाते थे हमेशा, डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठ के। अब अगर कोई लेट हो रहा होता तो इंतजार होता था उसका। अच्छा। कि खाना जब सब आएंगे तो खाने पे पूरी फैमिली मेंबर्स, पूरी फैमिली, तो उसी वक्त बात होती थी सबसे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा चीज़ है अपने बच्चों से कुर्बत बढ़ाने की। ये आपने इस वक्त जो ये पैगाम की सूरत में मंजूर साहब दे रहे हैं, हमारी जो यंग देखने वाले हैं इस बात को सोचें कि जो सोशल मीडिया के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाली मोबाइल को सारा वक्त दे रहे हैं। देखिए किस तरह से भाई अनवर रज़ा का जो अपनी तरबियत का सिलसिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माहे मंजूर साहब से आप ज़रूर सुने और उसको अपनी सीरत में उतारें। जो खाने की टेबल पर पूरी फैमिली मेंबर्स का होना और फिर उनसे गुफ्तगू करना, ये चंद लम्हे बड़े। दिन भर की बातें, आधा घंटा होता था, उसमें दिन भर की बातें हो गई, हालचाल पूछ लिए। तो उस वक्त अब्बा ने मुझसे कहा कि बेटे दिन में किसी से बात कर रहे थे? तो मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि क्या परेशानी थी? तो जो मसला था मैंने उनको बताया कैसे, वो खुद भी वाकिफ़ थे। तो वो कहने लगे कि तुम जो है वो इनसे आराम से बात कर लो। तो मैंने अपना मैं वो पुश करता रहा कि वो इनकी बहुत ज़्यादती है और वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा और आपकी शराफत का। तो उन्होंने एक बात कही और उसके बाद उन्होंने बड़े आराम से कहा कि बेटे देखो, अल्लाह का शुक्र इस बात के लिए अदा किया करो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या बात है। उसके बाद मेरे पास कुछ जवाब, देखिए ये बहुत कीमती जुमला है आपने जो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनकी जो गलती है वो जानेंगे, जो उनके कुछ उनका नुकसान हुआ था उन साहब का, मेरे ही हाथों हुआ था, तो उन्होंने कहा कि उनको उसके पैसे दे दो और बाकी अपने सर पे उनका ये ना रखो कि बहुत बहुत कीमती जुमला आपको उन्होंने जो ये शेयर किया है। और इस वक्त हमारे चैनल के ज़रिए हमारे जो देखने वाले नए जो ख़ास तौर से बच्चे हैं वो देखें कि क्या किस तरह से हमारे बुज़ुर्ग जो सही हिदायत देते थे, उनका देखिए शुक्र भेजें ऊपर वाले का कि आपको अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि आपसे दूसरा फ़ायदा उठा सके। ये बड़ा कीमती, बहुत बड़ी बात है। और ये यकीनन इस जुमले ने आपको एक शख्सियत में जो दूसरों पे गुस्सा जो आया था नफ्सियाती तौर पे होता है, वो सब आपने जहन में, इस बात का जवाब नहीं था कोई। ये चीज़ और इस बात की सही जो वज़न है ना, वो समझते समझते 10 साल निकल गए। हाँ यकीनन यकीनन। जब रह रहे कि ये बात याद आती है। क्या बात है। देखिए कितनी बढ़िया बात के भाई अनवर रज़ा जामिया मिलिया इस्लामिया में रहे और एक तरह से उस दौर में जामिया यूनिवर्सिटी पूरी तरह से शबाब पर आ रही थी, मैं क्या कहूँ अब तो खैर। तो उसमें उन्हें बड़े मतलब अहम जो एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अहम तरीन जो ओहदे हैं वहाँ तक रहे। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि उन्होंने जो तो अब्बा का जो अपनी जो जॉब पढ़ाने की थी वो तो थी। फिर वो 80s में उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का सफ़र स्टार्ट हुआ वो प्रॉक्टर होने से स्टार्ट हुआ। जी। उस वक्त यूनिवर्सिटी अब जिस हाल में आप लोग देखते हैं वैसी नहीं थी। नहीं यूनिवर्सिटी में बहुत कम उस वक्त कोर्सेज हुआ करते थे। और यहाँ एक तरीके से गढ़ बना हुआ था यूपी से छोटे बड़े बदमाशों का आके। वो सब वही दौर था, वो खराब दौर था। अरे इतना खराब कि उस वक्त ज़्यादा मुश्किल काम था यूनिवर्सिटी को चलना और एडमिनिस्ट्रेशन देखना। जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अब्बा का कंट्रीब्यूशन जामिया के लिए था वो थी यूनिवर्सिटी की सफाई। जो उस वक्त हॉस्टल वहाँ से गिलाज़त को हटाना और तालीमी मयार को लाना, ये बड़ी कीमत चुकाई है। अब्बा ने भी, हम लोगों के ऊपर इतना नहीं वो पड़ा, लेकिन घर के शीशे तुम्हारे हर हफ्ते फूटते थे। अब प्रॉक्टर होते हैं तो स्टूडेंट्स को उन्हें सही करना बहुत मुश्किल काम होता है। और उस दौर के स्टूडेंट जो बदमाश थे, अरे साहब शख्सियत के प्रोफेसर आदमी को लोगों से, लेकिन यही उनका एक अंग्रेजी का वर्ड है रिजॉल्व, तो उनका यही रिजॉल्व था और यही उनकी मतलब एक तरीके से अच्छाई थी कि बहुत उसूल परस्त और ईमानदार दोनों चीज़ें। और ईमानदारी उस हद तक कि वो सिवाय बुराई के कुछ
देती नहीं है, वो वाली ईमानदारी। जी। और जो कि काबिल तारीफ काम अच्छा कर रहा है, बुराई मिल रही है, ये बदनामी मिल रही है। और लोग जिस आदमी के ऊपर लगाने को कुछ कॉन्क्रीट जी वो तो होता है, ये होता है, उसके लिए चीज़ें ईजाद की जाती हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने वो भी झेला। कितना फिर वहाँ से जब प्रॉक्टरशिप ख़त्म हुई तो उसके कुछ दिन बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट उनके अंडर में आ गया। तो उस वक्त जो तामीर का काम हुआ उसमें, और जो मतलब वहाँ पे भी जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन का काम था, तो करप्शन वहाँ पे था ही था। करप्शन तो ये तामीर के मामले में, लेकिन आज जो हमें इमारतें खूबसूरत बोलती हुई दिखाई देती हैं, उसमें बड़ा कुछ इमारतें जो लेट 80s की और 90s की बनी हुई है, उसमें अच्छा रोल है। फिर जब रिटायरमेंट अप्पा का हो गया तो उसके बाद फिर जब प्रोफेसर मुशीरुल हसन साहब वाइस चांसलर बने, तो उस वक्त अब्बा जो हैं वो क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई थी तो उनको पीवीसी ना बना के, क्योंकि उसमें टेक्निकल इशू था या एक तरीके से कह लीजिए कि एज फैक्टर की वजह से, तो फिर उनको एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बना के, वरना पीवीसी के ही वो एक तरह से उनका पहले उनके जो प्रपोजल था वो पीवीसी होने का ही था। लेकिन फिर उस एक चीज़ और जो हुई अब्बा के प्रॉक्टरशिप के ज़माने में 80s में, और बाद में प्रोफेसर मुशीरुल हसन की वाइस चांसलरशिप के ज़माने में, वो ये कि आर्किटेक्चर कॉलेज की का पेपर वर्क स्टार्ट हुआ, जो आपका ये BIT था, बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो उसकी नींव रखी गई। अच्छा। मेडिकल कॉलेज का भी गालिबन हो गया था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो वो बाद में अब्बा के बाद उस चीज़ से निकलने के बाद वो फॉलो अप नहीं हुआ। अच्छा। तो मेडिकल कॉलेज इस वजह से रह गया, जो कि जामिया का उसमें काफ़ी एक तरीके से समझे। लेकिन उस दौर में ये डेंटल कॉलेज जो है, ये जो पीछे वाक़ायदा डेंटल कॉलेज का भी उस ज़माने में स्टार्ट हो गया था। मुशीरुल हसन साहब की उसमें जी वो स्टार्ट हुआ था। तो वो एक जो विजन वाली चीज़ थी अब्बा की, क्योंकि थोड़ा सा उनको ये भी एक एडवांटेज था कि वो बाहर रह के आ गए थे। वो 50s में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे PhD के लिए, और वहाँ से तो थोड़ा सा एक जो अपने माशरे से हट के दुनिया देखना होता है, वो एक कई मामलों में बेशकीमती एक्सपीरियंस था। इवन जिस तरीके से हम लोगों की परवरिश हुई है, तो आमतौर पे पुराने ज़माने के, स्पेशली मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, मैं 50 साल की मेरी उम्र है, तो हमारी जनरेशन के लोगों के जो वालिदैन थे, उनसे बातचीत करना जो है वो ज़रा सा मुश्किल होता है। अरे बहुत मुश्किल था। आप अपने बाप से खुल के बात नहीं कर पाते थे। आप अपने जो आज के दौर में फ्रेंडशिप होती है, दोस्ताना तरीका है, वो ज़रा सा नहीं था। तो ये आज के वक्त की बुराई है कि दोस्ताना ज़्यादा हो गया। हर चीज़ का बैलेंस, आपने जो शुरू में बात कही है कि बैलेंस रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो हमें बात करने की कोई भी परेशानी नहीं थी। ये नहीं था कि मतलब मैं क्योंकि बेटा था तो मेरे लिए ये था कि बाप से ज़्यादा बात करनी, आप बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो बाप से ज़्यादा, तो एक जिसे कहते हैं अच्छा बैलेंस था दोस्ताना रवैये में। और बाप होने में बहुत अच्छे दोस्ताना थे, दोस्त नहीं थे। दोस्त नहीं थे, लेकिन ये आपने बड़ी बात कही है, थे बाप। लेकिन यही होना जरूरी, अप्रोचेबल थे। अप्रोचेबल होनी चाहिए। इतना खौफ ना हो कि आप बिल्कुल दूरियां हो जाए, खौफ ना हो, बल्कि दोस्ताना जो आपने दोस्ताना थे, लेकिन दोस्त नहीं थे। ये और ये चीज़ मतलब जब आदमी खुद बाप बनता है तब ये चीज़ तब एहसास करता है कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी है। तो कभी भी कोई बात करनी हो तो जाके कुछ चीज़ें ऐसी बात होती थी कि अम्मी से कहनी पड़ती थी, देखिए आप कह दें। अरे माशाल्लाह। अच्छा, खुद वालदा आपकी बहुत एक तरह से कहा जाए कि इतनी ज़्यादा एक पूरे सोशल सर्किल भी उनका और सब कुछ वो मेंटेन किए हुए, तो उनके बारे में मैंने जैसे शुरू में भी कहा, तो ये बड़ी बात है कि आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बैलेंस करके लाइफ अगर चलाई जाए तो उसमें कामयाबियाँ मिलती हैं। यानी हर चीज़ का बैलेंस, यानी आपके ऊपर दीगर जिम्मेदारियाँ, आप बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी समझें, वालिदैन की भी समझें। आप वतन से दूर रहते हैं, अमेरिका में अपना बिजनेस चला रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपको कितना वक्त अपनी वालदा को देना है इस वक्त, ये भी आपको एहसास करते हैं। कभी वहाँ बुलाते हैं, कभी आप यहाँ चले आ रहे हैं, या वतन के लिए भी आप थोड़ा सा वक्त निकालना है कि भाई अपने वतन में भी हुआ है, या फिर बच्चों को भी इसका एहसास करा देना कि हम जिस खानवादे से ताल्लुक़ है उनका उनसे, यानी किसी चीज़ से ना तो बहुत ज़्यादा कि दीवानगी की हद तक है, वही सिर्फ हमने ओढ़ना बिछोना यही बना लिया है। देखें, ये काम किसी उसमें तो हो सकता है कि कारोबारी किसी उसमें सिलसिला, जैसे आपका शौक़ था कि गाड़ियों का और इस सिलसिला, तो उस शौक़ में आपने जब उस शौक़ को अपने कारोबार से जोड़ा तो यकीनन आपको कामयाबी मिली होगी। तो ये कारोबार में आना
यानी अपना एक जॉब बैंकिंग के उससे हवाले से आपने जिक्र किया कि आपका जॉब चल रही थी सिलसिला, और फिर कारोबार में आना तो अमेरिका जैसे प्रदेश में, और तो वो तो बड़ी दुश्वारी हुई होगी, क्या रहा उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे? दुश्वारी तो जाहिर सी बात हुई, क्योंकि मतलब काम शुरू करना था तो हज़ार चीज़ें देखने को होती हैं। थोड़ी सी सहूलत यह है कि अमेरिका में जो सिस्टम सेटअप है वो बिज़नेस सपोर्ट करने के लिए है। ये तो लाइसेंसेस में टाइम नहीं लगता, परमिट्स में टाइम नहीं लगता, ये चीज़ जल्दी हो जाती हैं। जिन चीज़ों के लिए हम यहाँ, क्योंकि मैं इंडिया में भी 5-6 साल मतलब प्रोफेशनल लाइफ में रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कागज़ का पेट भरे और वो एक चीज़ नुक्ता और कॉमा और फुल स्टॉप और सारी चीज़ें बाकी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे वो बिज़नेस बना, मुल्क बना बिज़नेस करने के लिए, तो उन लोगों को थोड़ा सा आसान है। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी, मैदान में मसला ये होता है कि जब आदमी की शादी हो गई होती है और बच्चे हो गए होते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी भी देखनी है। तो ये बिजनेस शादी के बाद आपने स्टार्ट किया? 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल बच्चे तो मेरे मतलब अब तो माशाल्लाह बच्चे तो आपके बहुत प्यारे हैं। मुझे खुशी होती है कि आप बच्चों को माशाल्लाह, देखिए मैं माफ़ कीजिएगा एक जुमला मैं अपने नाज़रीन से कहता चलूँ क्योंकि जहन से ना गुजर जाए, इस दौर में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हम, इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादातर हजरात जिनसे मैं अब तक मिला हूँ तालीम पर तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को आला से आला तालीम दें, और दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन माफ़ कीजिएगा एक थोड़ी सी कमी हम महसूस करते हैं। जो ये बात कमी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि हम ऐसी शख्सियत से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिनके यहाँ ये कमी नहीं थी, और दोनों बातें जब मिलती हैं तो एक कामयाबी मिलती है, वो होती है तरबियत। देखिए तरबियत में ये ध्यान रखना कि हमें अपने बच्चों को और वालिदैन का डिस्टेंस कितना होना है, और अपने भाई बहन जो रिश्ते हैं, और उसके साथ साथ आपके अखलाकियात जो हमारे रहबरों ने दिए हैं कि हमने बुज़ुर्गों का और एहतराम और फिर अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना, ये तरबियत इतनी उम्दा पाई आपने कि वो अब आपकी फैमिली वहाँ माशाल्लाह फैमिली के साथ थे, बच्चों के माशाल्लाह तालीम दे रहे हैं अच्छा, और फिर उसी वक्त में फिर बिज़नेस सेट करना, तो ये एक बड़ा काम तो था परदेश में रहकर। लेकिन आपने कहा कि वहाँ पर जहाँ दूसरी दुश्वारियाँ हैं कि भाई जाहिर सी बात है परदेश में हो इतना बड़ा काम करना, लेकिन वहाँ आसानियाँ भी जो आपने बताई कि जो वहाँ पर महसूस की हैं, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हम चाहते थे कि हमारी जो देखने वाले हैं वो सुने। तो आपने फिर वहाँ पर ये सिलसिला फैमिली के मतलब बड़ी बात है कि बिज़नेस का आगाज़ किया, तो माशाल्लाह फिर उसका सिलसिला आपने रिजल्ट अच्छा देखा। जी, उसकी कुछ वजह ये भी थी कि बिज़नेस शुरू करने की कि जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी था। अच्छा। तो फिर अम्मी अब्बा आते जाते रहते थे, 6 महीने उधर 6 महीने इधर। जी। तो एक दिन मैं 8 साढ़े 8 बजे घर वापस आया ऑफिस से, तो फिर वही खाने के टेबल पे बात हुई। तो मैंने कहा कि ये जिस तरीके से तुम जो है वो अपनी ज़िंदगी से गुजार रहे हो, हमारे बच्चे तुमसे अजनबी हो जाएंगे। ये वाली बात देखिए, बच्चे उस वक्त छोटे थे, मतलब मेरे बेटे उस वक्त थे मेरे ख्याल से 7 और 6 साल के। अब माशाल्लाह बड़े वाले जो हैं वो 19 के हो गए माशाल्लाह। तो बेटी उस वक्त तक नहीं पैदा हुई थी। तो मैं उस वक्त सुनता रहा बैठ के, फिर अंदाज़ा हुआ कि बात सही कह रहे हैं। लेकिन उस वक्त वीज़ा वगैरह के मसले मसाइल थे, तो उस वक्त तो नहीं कर पाया मैं ये। लेकिन फिर उसके 5-6 साल बाद जब वो मसले निमट गए तो फिर ये हुआ कि बिज़नेस शुरू कर लेता हूँ। बहुत चीज़ों पर गौर किया, फिर एक किसी और की कही हुई अच्छी बात याद आई कि काम बिज़नेस को करना चाहिए जो खुद को पसंद हो काम। वही वाली बात है, मेहनत करनी खलती नहीं है। हाँ, उसमें एहसास नहीं होता कितनी भी मेहनत कर ले आदमी, शौक है उसमें तो मज़ा ही आता है। जैसे आपका है कि आपका बिल्कुल बस उससे अगर जोड़ लेता है तो उसमें ऐसा नहीं लगता, थकान नहीं होती आदमी को। तो ये भी हुआ। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। भी ऐसा हुआ था कि बिज़नेस खुला है और 2 दिन बाद कोविड शुरू हो गया। ये तो मैं ये सोच रहा था, आपने कहा 5 साल पहले मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो तो बड़ा सख्त, सारी सप्लाई चेन बंद हो गई, पूरी दुनिया रुकी हुई थी साहब, वो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। जो पूरा बिज़नेस जो है वो जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन पूरी सप्लाई चेन बना के सब कुछ करके ऐसे खोला था कि सब कुछ तैयार था, और 2 दिन और बगैर पहला कस्टमर आया, पूरा स्टेट शट डाउन हो गया। अब उसमें जाहिर सी बात है कि बस एक थोड़े सा अच्छा काम ये किया था कि अम्मी से बात होती रहती थी, तो अम्मी काफ़ी टाइम अम्मी का बिज़नेस था, तो अम्मी ने उसको मशवरा दिया था कि जॉब छोड़ना मत, दोनों चीज़ें साथ कर लें अभी स्टार्टिंग में, ताकि
तो ये बहुत काम वो उसमें ये हुआ कि थोड़ा सा कुशन मिल गया। और फिर दूसरी अल्लाह की करनी ये हुई कि जब कोविड में चीज़ें बंद हुई तो चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। तो वो जो 2 महीने 3 महीने काम ठप रहा, बंद रहा, उसमें जो गाड़ियाँ थी उनकी कीमत, अरे देखिए अल्लाह कहाँ से कहाँ देता तो है। मैं यही कहने वाला था कि आप अगर अपनी जगह नीयत आपकी सही है और आपके हाल सही है तो अल्लाह कहीं ना कहीं उसने वादा किया रिज़्क़ का, वो देता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें और नमाज की पाबंदी नहीं थी, तो वो पाबंद हो गए ज़रा सा उसमें। नहीं, नमाज की पाबंदी 17-18 साल पहले हो गई थी। अच्छा। जब वो भी फिर अब्बा की मुझे बातें याद आती हैं कि घर आया तो मेरा बेटा 2 साल का था, उस वक्त बड़ा अकबर नाम है उसका, सही जी, वो अब्बा के साथ जो है वो नमाज कॉपी कर रहा था, पढ़ने की तो उसको 2 साल की उम्र में नहीं, ऐसी बात है 2 साल। तो फिर हम खाने के टेबल बैठे तो कहते रहते थे अब्बा के बेटे नमाज पढ़ा करो, फर्ज है। बिल्कुल भाई, जब एज का होता है एक उम्र में होता है। तो फिर उस दिन कहने लगे कि देखो 2 साल का बच्चा जो है वो पढ़ लेता है। और ये बात सुनो आपको, ठीक है, और तुम जो है वो माशाल्लाह 30 साल के हो, 31 साल के, और ये जो कभी कभार का मसला है ये ख़त्म होना चाहिए। ये मेरे साथ 5 वक्त खड़े होकर पढ़ लेता है। बस वो आखिरी दिन था कि जब कोई नमाज फिर 5 वक्त की पढ़नी छोड़नी है तो ये अगर लेट हो गई, कज़ा हो गई, सोने से पहले देखिए ये होता है। क्या बात है। तो ये एक जो बैलेंस उसकी बात आपने कही, अप्रोच की, मतलब फैमिली की टुवर्ड्स, अपने करियर के टुवर्ड्स, ये बहुत हद तक अब्बा से मिली है माशाअल्लाह। मेरी खुद की अपने बच्चों के साथ कुर्बत बहुत है। बेटे मेरे दोनों बहुत, मतलब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि, बल्कि इससे पहले एक बात कहता चलूँ कि आपने कामयाबी की बात कही कि, तो कामयाबी की डेफिनेशन जो है ना कि क्या होने से आदमी कामयाब होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये बहुत लेट समझ में आती हैं आदमी को। देखिए जो चीज़ें अब मैं कहना मेरे लिए आसान हो गया 50 साल की उम्र में, ये शायद 25 साल की उम्र में नहीं पता थी। लेकिन अपने माँ बाप को देखा और बाकी लोगों का तरीक़ाकार देखा तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि खाली पैसा होने से कामयाबी नहीं हो जाएगी, या खाली जो है वो तालीम तो खैर बहुत बड़ा फैक्टर है। मज़हब के हवाले से मज़हबी होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ा लिखा होना है, पढ़ा लिखा होना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ज़िंदगी में कामयाब होना है। और उसके साथ अच्छी फैमिली लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब सिर्फ आला ओहदा और संभालना या दौलत या ये कामयाबी नहीं है सिर्फ, नहीं, किसी के लिए हो सकती, किसी के लिए हो सकती है, लेकिन सही मानों में कामयाबी आप में नहीं है। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा अपना बिजनेस आपका बहुत बड़ा सब कुछ था और आपके बच्चे आपसे नहीं मिल पाते तो फिर कामयाब कहाँ? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को या पोता पोती को या नवासा नवासी को नहीं देख पाते, कामयाबी कहाँ है? कितनी भी दौलत हो सब बेकार। तो ये हर किसी को अपने लेवल पे तय करना पड़ता है कि मेरे लिए क्या मिक्स काम करता है। अब उसमें कोई चीज़ ऐसी है कि जैसे मजहबी एतबार से, मज़हब कन्वीनियंस का नाम नहीं है। मज़हबी होना ये नहीं है कि आज मुझे मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मुझे मेरी बहनों के मुकाबले 2/3 मिलना है, मेरी बहनों को 1/3 मिलना है, तो अब मेरे लिए मज़हब इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जिस वक्त मेरी बेटी की तिहाई देने की बारी आई उस वक्त मज़हब इंपॉर्टेंट होता, नहीं वो तो लड़की छोड़ देगी या ये कर देगी, नहीं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा लेना था। तो ये चीज़ें अब आपको अभी गुफ्तगू दूसरी तरफ जाती जा रही है। नहीं लेकिन माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब फ़िरका परस्ती बहुत होने लगी शियों में। जी ये हमारे ज़माने में नहीं थी जब हम बड़े हो रहे थे। आपका जो जी में आया आप वो कीजिए, लेकिन गलत चीज़ को पब्लिकली दलील देके जस्टिफाई नहीं कीजिए। कोई ख़वातीन हैं जो स्कार्फ पहनती हैं, नहीं पहनती हैं, पर जो नहीं पहनता वो जाने उसका खुदा जाने, अपना वेल है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका पब्लिकली दलीलें निकालना और कि नहीं स्कार्फ की ज़रूरत नहीं है, वो गलत है। और इनका ज़बरदस्ती थोपना गलत है। इनका ज़बरदस्ती थोपना बैलेंस नहीं कर रहे हैं। आप तो ये अब आपको शियों में फ़िरके मिलने लगे, वहाँ भी अमेरिका में भी शुरू हो गया, बारी आ गए, आपके मलंगी आ गए, मौलाई आ गए, ये सब देखिए जिसको जो करना है करे। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो खुद पढ़ लें ज़रूर, अपने आप फैसला करें, क्योंकि कहा यही गया है कि आखिरत के वक्त जो है ना ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे सलीम भाई ने
करने को कहा था तो मैंने कर दिया। मतलब वो तो एक कहेगा अल्लाह अकल तुझे दी थी और इल्म दिया था, तो किताबें सामने थी कि नहीं की? फैसला कर लेते, खुद पढ़ते। बहुत उस वक्त हीले हवाले और बहाने नहीं चलेंगे। बहुत सारी गलतफहमियां हमें भी अपने उसमें रही हैं, होता है, पता नहीं था, जब मालूम हो गया तो फिर मालूम हो गया, फिर बात बहुत डिफरेंट हो गई। बहुत अच्छी बात है। मैं सीसानी साहब की तकलीफ में हूँ, तो उनका सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। फ़ोन पे आप कोई मसला हो आप मिल जाता है, सब पढ़ जाएगा। आप किसी की तकलीफ में नहीं है भाई, तो उस मसले को भी खुद से पढ़ लें कि सही है कि नहीं है। ना अगर तकलीफ में नहीं है तो आप ही इतने बड़े आलिम हो कि उस अथॉरिटी हो इतनी कि वो आप अच्छा, फिर आपके बच्चे का सवाल होगा तो उसका जवाब कौन देगा? बिगाड़ दिया, वरना नस्लों पे सब बिगाड़ देंगे। आपके बच्चे का जवाब मेरा बच्चा मुझसे आगे पूछे और मैं किसी की तकलीफ में नहीं हूँ, मैं किसी की तकलीफ में हूँ, तो मैं भेज दूंगा कि भाई सिस्तानी साहब की वेबसाइट पे जाके पढ़ लो। बहुत बिल्कुल सीधा है। और मैं किसी तकलीफ में नहीं हूँ और मैंने उसको जवाब दे दिया। अब वो मेरी तकलीफ में नहीं हुआ तो क्या हो गया? अब वो बाप की तकलीफ में हो गया, अब आपको जाहिल, आप जाहिल है तो फिर तो सारा ये अब अलग अलग आपको नज़रिए सुनने को मिलते हैं लोगों के, और इसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि आपस में रिश्ते खत्म हो रहे हैं और नुकसान हो रहे हैं। और जो आदमी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है तो गुनाह कबीरा की लिस्ट है 44 गुनाहों की, उसमें से एक गुनाह जो है वो कौम में इख्तलाफ फैलाना है। और ये दिखाई दे रहा है। देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात मंजूर साहब ने कही है, और इस वक्त हालात जो हैं वो जाहिर सी बात है उसी हवाले से गुफ्तगू की है। तो हम देख रहे हैं कि आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो हमारे अपने गुनाहों को सज़ा एक तरह से हमें दुनिया में भी दिखाई देती है। क्योंकि देखें जो ज़ाती फ़ेल किसी शख्स का है वो गुनाहगार है अगर है तो उसका गुनाहगार की जिम्मेदारी वो खुद अपना गुनाहों की सज़ा खुद देखेगा। दूसरा हमें ये अथॉरिटी नहीं बनाया गया कि हम उसके ऊपर बाकायदा तनकीद कर दें। गीबत क्या है और तोहमत तक लगाने लगते हैं हमारे यहाँ। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने मज़े के लिए इंसान क्या क्या करने लगा है, और वो मज़हब में भी हो रहा है और वैसे भी हो रहा है, हर चीज़। वहाँ हमें किस तरह से बैलेंस करके लाइफ गुजारनी है, ज़िंदगी गुजारनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। खुश नसीब हैं वो लोग भी जिन्हें अच्छे वालिदैन मिले, जिन्होंने अच्छी तरबियत की, अच्छा इल्म दिया। लेकिन एक खुश नसीबी बहुत बड़ी वो भी होती है कि इंसान को अच्छी शरीके हयात मिल जाए ताकि वो आगे का सफ़र बच्चों के साथ भी अच्छा गुजार सके। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ मंजूर साहब थोड़ा सारा हमें अपनी शरीके हयात के बारे में भी बताइए कि जो सबसे जाहिर सी बात है ज़िंदगी किसकी आती हैं तो उनका सफ़र साथ कैसा रहा, और फिर बच्चों की तरबियत में जब तो और अच्छा लगता है कि बच्चों की तरबियत उसी अंदाज से इल्म उसे दिया जाता है। तो उस हवाले से थोड़ी सी अपनी शरीके हयात के हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, तो मेरी जो बेगम है उनका नाम सईदा निज़ार रिज़वी, वो ये लोग हल्लौर से इनका ताल्लुक़ है। मर्दम खेज सरजमीन हल्लौर, वही बहुत ये लोग अलीगढ़ में पले बड़े। इनके वालिद डॉक्टर थे, काफ़ी अरसा उन्होंने लिबिया में गुजारा, बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपनी ज़ाती तौर पे कि बीवी बच्चे का इंडिया रहना और ख़ुद दुबई लिबिया रहना। लिबिया खुद रहते थे, बच्चे यहाँ रहते थे। 4 बेटियां माशाल्लाह, चारों बहुत पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड हैं। आपकी बेगम भी माशाल्लाह। मेरी जो बेगम है वो इंजीनियरिंग, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है और मास्टर्स उनका जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस सब के बावजूद बहुत बड़ा एहसान जो बेगम का है वो ये है कि शुरू के करीबन 13-14 साल जॉब नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यही टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा इंसान को डिस्टर्ब, सोचता है यार कि जब इतनी आला तालीम हासिल की है, केमिकल इंजीनियर और ये, और उसके बाद लेकिन अगर सही फ़िक्र करने वाला है और सही सोच रखने वाला शख्स है, वही सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी में अहम है मेरी औलाद, मेरे इसके बच्चों की जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ इसी वजह से जी। तो उसकी वजह यही थी कि वहाँ पे एक आम तरीक़ाकार बच्चों का और बच्चों की देख रेख का परवरिश का ये है कि बच्चे पैदा हो गए, 6 महीने माँ ने जो है वो तब काम से छुट्टी ली और उसके बाद बच्चों को डे केयर कहलाते हैं जिसमें उसमें डाल दिया बच्चे को। तो अब 6 महीने के बच्चे को आप सुबह 7 बजे छोड़ के जाते हैं, शाम को 7 बजे पिक करते हैं। बड़ा हिसाब यहाँ भी आ गया है वो सिलसिला बड़ा। अब 2-3 साल मेरे गुजर गए थे, मतलब 2.25 साल के बाद शादी हुई थी, फिर बच्चा होते होते 1 साल और निकल गया। कुछ चीज़ें देख के समझ में आई, कुछ चीज़ें सुन के समझ में आई। तो ये समझ में आया कि जो डे केयर में बच्चा डालना है तो आप जो एक हमारे यहाँ कहते हैं मिनिमम वेज वर्कर जी, कि जो सबसे कम पैसे पे काम करने वाला इंसान है, आपने अपनी सबसे ज़रूरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ना वो दे दिया, वो आपने सबसे अनक्वालिफाइड आदमी को दे दिया। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत उम्दा। तो ये कहीं से कहीं तक इस बात का तुक नहीं बनता था कि हम दोनों में से कोई एक मौजूद हो। तो अब
ये चीज़ आपको मेरे बच्चों में भी आपकी अंधी से मुलाकात नहीं हुई बच्चों से नहीं, मैं मिला बच्चों से थोड़ा बहुत गुजारा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि माशाल्लाह अपने बच्चों में, और मैं ये अपनी पढ़ाई में नहीं कह रहा, अपने बच्चों की पढ़ाई में नहीं कह रहा, मैं उससे कह रहा हूँ कि एक बहुत विजिबल डिफरेंस है उनके हमारे साथ लगाव में, और बच्चों का हमारे साथ जो लगाव है, और हमारा उनके साथ, और जो बच्चों का वो टाइम जो थोड़ा सा रहा, जो वो लगाव इतना है कि वो कॉमन चीज़ नहीं है। मतलब बच्चों का बिहेवियर भी आप देखेंगे तो जिस तरीके से वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं बाहर बिरादरी में, इसमें वो और बच्चों का नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो हर दूसरे महीने अनजान आदमी की गोद में थे। वही वजह आपने वो क्योंकि ख्याल लगा तो इसलिए आपने। अब अगर खैर मेरी जॉब अच्छी थी और हमें किसी चीज़ कमी नहीं थी, अल्लाह का बड़ा शुक्र था, लेकिन ये अगर बीवी साथ में और जॉब करती तो दो ही चीज़ होती हैं, फिर नहीं हो सकता था। एक घर अभी के घर से बड़ा होता, थोड़ी सी बेहतर गाड़ी चला रहे होते, और थोड़ा सा ज़्यादा कैश होता, बस ये तीन चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं होना था। और यहाँ पूरा बच्चों की, लेकिन जो कीमत चुकानी पड़ती इसकी वो बहुत बड़ी थी। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आप। ये फिर यही चीज़ें मैं रह के अब्बा पे और अम्मी पे चला जाता हूँ कि अगर ये चीज़ें हमने ना सीखी होती बस तो फिर हम कैसे सिखाते तो अपने कई वक्त आदमी को कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप कुछ बात कहते हैं, आपको नागवार गुजरती है, नहीं अच्छी लगती है, कहते हैं इन लोगों को क्या पता ज़माना बदल गया है, ये हो गया है। देखें, ये तो हो सकता है कि आपके वालिदैन को आपसे टेक्नोलॉजी कम पता हो, वो आईफोन इस्तेमाल करने में इतने अच्छे ना हो जितने आप हैं जी, या आपके बच्चे आपसे अच्छे होंगे, और ये तो एक साइकिल है, ये चलता रहेगा। हाँ, मेरे बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी में मुझसे ज़्यादा अच्छे बेहतर हैं, उनके बच्चे उनसे ज़्यादा बेहतर तो रहेगा, ये तो रहेगा। लेकिन जो एक ज़िंदगी का तजुर्बा है वो जी के ही आता है, और जो सीख ज़िंदगी की है वो उसी से मिलती है। बहुत, और ये सीख मिलनी चाहिए मज़हब की रोशनी में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर सरपरस्ती मज़हब की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस माँ बाप का होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छे माँ बाप हैं तो मज़हब की सरपरस्ती आपको रख के बताएंगे, और अगर नहीं माँ बाप ने बताया तो भी जिम्मेदारी अपनी ही है। फिर आप सीखें, कुछ करें, कोशिश करें। भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने यहाँ सीखी, वो जब खुद पढ़ी तो पता लगा कि मामला ही डिफरेंट है। ये समझ में आई, एक बहुत कॉमन चीज़ है कि मजलिस या अमेरिका में हो चाहे यहाँ हो, हमारे यहाँ मानते ही हैं कि बीवी सैयदा आती हैं, इमाम आते हैं उसमें, और मजलिस 2 घंटे से पहले देर से शुरू होती नहीं। अब देखिए दोनों बातें डिफरेंट हैं। तो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि बीवी आएंगी, और उसके लिए एहतराम के लिए आपको पहले से बैठा होना चाहिए, टाइम पे वो आप 2 घंटे उनको इंतजार कराएंगे, क्योंकि दुनिया का एक खास आपका मिलने वाला नहीं आया है या रिश्तेदार। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इस चीज़ में हम एक चीज़ की मैं बहुत फक्रिया कहता हूँ कि शुरुआत हमारे घर से हुई है, न्यू जर्सी में जहाँ हम रहते हैं, कि मजलिस हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होते हैं वक्त के बाद। नहीं आए तो मजलिस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, कोई हो ना हो, खाना खुला रहेगा पूरे दिन, लेकिन मजलिस में रहेगी जो फर्ज। तो हमारी पहली मजलिस में 5 लोग थे। क्या बात है। जब मौलाना उतर रहे थे तब 6ठा आदमी आया था, और लोग रोकते रह गए। नहीं है, और इसमें मेरी बीवी का भी बहुत अच्छा रोल है कि वो भी इस बात को उन्होंने मतलब सपोर्ट किया इस चीज़ में। और वापस बीवी की तरफ जाते हुए कि बच्चों की परवरिश जैसे जो हुई है वो मेरे हाथ से तो अकेले नहीं हो सकती थी। वही मैंने कहा कि वो तो वही घर में रह के टाइम देने का टाइम था, और उन्होंने कुर्बानी भी दी है एक तरह से, वो भी कि जब सोचा आला तालीम अपना कैरियर, तो उस टाइम ज़रूरत थी जॉब की, उनका भाई पैसा भी कमा सकते थे भाई वो ज़माने में जो कमाते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रूरत है कि बच्चों की हम तरबियत। दूसरा हमारे अम्मी अब्बा का और हमारे सास ससुर दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत रहा कि 6-6 महीने इन लोगों ने ड्यूटी निभाई। बहुत अच्छा, बड़ा ये लोग आके रहे साहब, तो जो सही बुजुर्ग होने का रोल था वो उन्होंने अदा किया, और हमारे बच्चों को बेनिफिट ये मिला कि जो लोग, ये उनके लिए बात है जो अपने वालिदैन के को साथ नहीं रखते या नहीं रखना चाहते या नहीं रख पाते, तीनों में से कोई भी बात है, इसका इतना बड़ा एडवांटेज है बच्चे पालने में कि आप सोच नहीं सकते। जो चीज़ें वही 28 साल की उम्र में एक आदमी को कितना एक्सपीरियंस होता है और कितना मतलब की मालूमात होती है, और कितना वो अरे तो बमुकाबले उसके जो 70 साल का है, तो 50 साल की दुनिया देखे हुए एक्स्ट्रा आपसे। तो ये बेनिफिट भी हमें बच्चों के साथ बहुत मिला कि तो 4 बुजुर्ग थे, बच्चों को दादी नानी उनके हमेशा मौजूद रहे। बहुत बड़ी बात। देखिए करती तो माँ ही है, लेकिन उनकी बस सरपरस्ती मौजूद थी। आपका जो जवानी में आदमी झिलझाता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उस बिहेवियर को
ठीक करने वाले लोग मौजूद थे। भाई हम तो अपनी समझ से बेहतरीन अमल कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो बेहतरीन अमल सही था या गलत था ये कौन बताता और किसको समझते। क्या बात है, क्या बात। तो ये तो माँ बाप के रहने से पता लगा। वाह 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 वाह, बड़ा उम्दा। नमाजी परहेजगार होना बच्चों का, इसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। माशाल्लाह, जूते मार के पढ़ाया। माशाल्लाह। अमेरिका में लोग जूते नहीं खाते हैं, हमारे बच्चों ने खाए हैं। हाय 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 हाय, देखिए नमाज के लिए नहीं छोड़नी है बस किसी तरह से। तो देखिए फिर उसके असरात फिर देखिए, हकीकत में जो वाजिबात हैं वो अगर आदमी उसके पाबंद होगा तो फिर वक्त का वैसे भी पाबंद होगा। बहुत बड़ी बात कही है इस वक्त हमारे मंजूर साहब ने, बहुत अच्छी बात। आप खुश नसीब हैं उस हवाले से भी कि आपको बहुत अच्छी जीवन साथी शरीक हयात मिली और उन्होंने बच्चों की तरबियत में आपने ये बहुत बड़ी बात कही है जो हमारे इस चैनल के इस प्रोग्राम के खुसूसी तौर पर जो नाजरीन हैं वो देखें सुने कि आपने बात बहुत मतलब इसे कहा जाए कि इम्पॉर्टेंट कही है कि बच्चों को कैरियर उस ज़माने में जो बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है आपने उनके हवाले कर दिया, जो सबसे ज़्यादा यानी जो कहा जाए कि हाँ उनके हवाले बच्चों को कर रहे हैं। और आप फिर उसके फिर रिज़ल्ट क्या देखना चाहते हैं, बड़े होकर बच्चे क्या दिखाएंगे। तो ये उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी आपकी बेगम ने कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपने कहा नहीं इस वक्त मेरी बच्चों की तरबियत में ही मेरी कामयाबी है। कामयाबी जो आपने कहा कामयाबी होती क्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन तय करें कि कामयाबी क्या है। आला से आला ओहदे पर रहना कामयाबी नहीं है, बड़ी दौलत पाली उसकी कामयाबी नहीं है। अगर हम बड़ी दौलतमंद हैं और आपका बच्चा आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा तो ये क्या कामयाबी है। आप शरीक हयात से दूर हैं, आपके मिजाज नहीं मिल रहे और बड़ा आपके, तो ये क्या कामयाबी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा क्या, मैं ये कहता हूँ कि देखें भाई किसी भी दीन के हवाले से हम किसी को कुछ कहते नहीं, लेकिन अमूमन थोड़ा बहुत इस तालिब इल्म की हैसियत से मेरा भी जो मुताला है तो अच्छाई को अच्छाई बुराई को बुराई सबने कहा है। तो हम अगर समझ के उस पर अमल करें तो बुराई के करीब तो कोई सा भी दीन नहीं लेके जा रहा, तो दूर रहेगा आदमी और अच्छे तरफ जाएगा। और दीन इस्लाम तो आपको ऐसी राह दिखा रहा है कि एक बेहतरीन कामयाब ज़िंदगी गुजार सके इंसान। और अगर हम कामयाब नहीं हैं तो इसके मानी हम लाख नमाजी बज़ाहिर हों और बज़ाहिर हम बहुत रोज़े रख रहे हों, हज भी कर लिया हो और बड़ा ज़ाब ज़ियारात पर भी खूब गए हों, लेकिन अगर हमारा पीठ पीछे जाकर आदमी ने कहा कि ये सलीम साहब जो इतने गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसी नमाज और रोज़ा और सब कुछ दिखाई तो देता है, लेकिन इन्होंने अपने भाई का हक मार रखा है, इन्होंने अपने पड़ोसी के साथ ऐसे पेश आते हैं, झड़क के फ़कीर को ऐसे भगा देते हैं, तो क्या ये है दीन आपका। अखलाकियात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किरदार में दिखाई देना चाहिए, आपके घर में दिखाई देना चाहिए कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, आपने बच्चों की क्या तरबियत की, आपने वालिदैन का कितना एहतराम किया, वालिदैन से क्या सीखा। बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू आपसे रही, वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि घड़ी की सुई किस तरह से कहाँ पहुँच गई, और जी चाह रहा है कि आपसे गुफ्तगू होती रहे माशाल्लाह, और आप और हम ये सिलसिला जारी रखें। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम अपने चाहते हैं कि उस वक्त के दायरे में अपनी गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, फिर कभी आपको ज़हमत देंगे और फिर किसी हवाले से किसी ख़ास मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आपने अपने इस वक्त जो गुफ्तगू रही है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मालूमात दी हैं। और जाहिर सी बात है एक परदेश में इतनी कामयाब ज़िंदगी गुजारना ये एक वालिदैन की दुआएं नहीं बल्कि एक आपने उनकी हिदायत पर अमल करके और आपने एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश, और इंसान बन के आपने कोशिश आपने की और आप माशाल्लाह हैं, तो वो आपकी औलाद में भी दिखाई दे रही है। यही है सिलसिला, और इस चेन को अगर इस अंदाज से चलाएँगे माशाल्लाह। मैं ये भी बताता चलूँ नाज़रीन कि आप और आपकी माशाल्लाह बहनें दोनों वो ख़ुद एक तालीम याफ्ता अच्छी, और इस वक्त मैं बहन सादिका प्रोफेसर सादिका जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एक मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट में हेड हैं शायद इस वक्त, नहीं हेड पहले थी, अब तो डायरेक्टर हो गई, अब डायरेक्टर हो गई हैं। देखिए ये देखिए, और बहनोई साहब अब्बास भाई प्रोफेसर अब्बास साहब, तो ये खानवादा पूरा एक इल्मी और तालीमी हवाले से बहुत एक जिसे कहा जाए कि एक खिदमत भी कर रहा है, तालीमी खिदमत, और एक बहुत एक कामयाब ज़िंदगी जिसे कहा जाए गुजार रहा है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। और मैं देखता हूँ कि और कहता चलूँ, सॉरी जी नहीं जो छोटी बहन है वो भी इतनी ही क्वालिफाइड है माशाल्लाह। वो तो बाहर है ना, वो अमेरिका में है, वो अमेरिका में ही है। वो जो यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के साथ रब्ता रखता है, जी वो उसके सारे सिस्टम्स को हेड करती है। बहुत बड़ी बात है। वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर है। अच्छा 2 साल पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हो गई थी वो, माशाल्लाह। मेरे ख्याल से
40 साल से पहले वो सिस्टम्स की ओनर हो गई थी। अरे इतनी कम उम्र में इतना बड़ा होना, अरे बहुत बड़ी बात है। अरे उसकी उम्र 45 है अभी। तो उसको अभी डायरेक्टर बने जो है वो 2 साल हो गए। माशाल्लाह। देखिए कि अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे छोटी बहन के बारे में इतना इल्म नहीं था कि वो, ये तो मुझे मालूम है कि वो परदेश में है, लेकिन माशाल्लाह वहाँ इतनी कम उम्र में और इतना बड़ा डिपार्टमेंट में और डायरेक्टर की हैसियत से पहुँचना आसानी से नहीं पहुँचता है इंसान। उसमें तालीम भी है, उसमें एक्सपीरियंस भी है, उसमें लगन भी है, उसमें जोश भी है, उसमें खुलूस भी है, और तब जाके ये सब चीज़ें मिलकर पहुँचती हैं तो कामयाबी की मंजिल तय करता है। तो आपने बड़ा उम्दा अच्छा किया कि उस बारे में बताया। मुझे प्रोफेसर सादिका साहिबा और प्रोफेसर अब्बास साहब के बारे में तो इल्म है, क्योंकि वो जितने अच्छे मतलब एक कहा जाए ऑफिसर और इस तरह से तालीम के हवाले से खिदमत कर रहे हैं, उसी अंदाज से माशरे में भी वो दिखाई देते हैं और इस अंदाज से खुलूस से और अपने समाज में रहते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हुए दिखाई देते हैं। कामयाब बच्चे, उनके तालीम याफ्ता बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये सफ़र ऐसे ही नहीं चलता, ये कामयाबियाँ ऐसे ही नहीं मिलती हैं। ये सब थोड़ा सा आदमी सोचे। हर शख्स को अल्लाह ने दिल भी दिया, दिमाग भी दिया है, लेकिन दिमाग जो दिया है उसका इस्तेमाल सही कर ले। हमारे जो यंग जनरेशन इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये सोचें कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मंजूर साहब ने कही है, बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। ये ना हो कि मज़हब है तो हम खाली मज़हब ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा। यानी मुसल्ले पर भी अगर हम 5 वक्त के बजाय अगर हम वहीं बैठे रहेंगे तो शायद मौला अली ने किया भी था कि उसे हटाकर एक शख्स को देखा कि 24 घंटे मुसल्ले पर है तो उसे हटाकर मस्जिद धुलवाई थी कि भाई इसे जिम्मेदारियां, इसके पास कुछ नहीं है क्या। तो वो मज़हब यानी अब समझ लीजिए सबसे आला वाजिबात में नमाज है, तो जब उसको ये नहीं कहा गया कि खाली सिर्फ उसमें बैलेंस करना, यानी ज़िम्मेदारियों को समझना, किस मुआशरे में रह रहे हैं, इस मुआशरे को किस अंदाज से सफाई की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, किस तरह से शरीक हयात की ज़िम्मेदारियाँ, किस तरह से वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ। और ज़िम्मेदारी कोई बड़ी चीज़ अगर आदमी निभाता है तो अल्लाह उसको फिर सलाहियत पैदा करता है। उसमें फिर ये देखिए आप अभी कितनी बड़ी बात है, मंजूर साहब ने बिज़नेस उस जब स्टार्ट किया तो एक बड़ा इम्तिहान का वक्त था कि आपको एकदम से कोरोना पीरियड ऐसा सख्त आया और आपने बड़ा डिस्टर्ब होंगे यकीनन उस वक्त कि भाई कारोबार के दुनिया डिस्टर्ब थी सब, तो आप तो जाहिर सी बात है। लेकिन अल्लाह ने थोड़ा सा इम्तिहान सभी का ले रहा था, लेकिन उसका फिर रिज़ल्ट अच्छा आया कि आपने जब फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो माशाल्लाह आपने बहरहाल उसे इस्टेब्लिश करने में और फ़ायदा हुआ और बड़ा एक सिलसिला। और दूसरी चीज़ मैं ये भी इस वक्त आखिर में ज़रूरी समझता हूँ कि कहता चलूँ कि आप भी और आपके वालिद मोहतरम भी, आपकी वालदा को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप अपनी पूरी ज़िम्मेदारी समझती हैं, आपकी वालदा भी, कि किस तरह से हम मेडिकल हवाले से भी अगर खिदमत कर सकें किसी गुरबा की, किसी यानी मैंने मना करते हैं हमसे ख़ास तौर से आपकी वालदा कि बताना नहीं, लेकिन मुझे इल्म है कि कितने ऐसी NGO हैं जिनके लिए आप मुस्तकिल खिदमत करती रहते हैं कि हम किसी न किसी तरह से काम इसमें आएँ। किसी तरह से कुछ मशीनें आपने ख़रीद के दे दी कि भाई यहाँ आपके आँखों के टेस्ट होने कुछ होना है तो किसी तरह से दवाइयाँ पहुँच जाएँ, किसी तरह से किसी के यानी ये खिदमत का जज्बा जो है ना, ये ऐसे रायगा नहीं होता है। ये खिदमत आपने कर दी, आपने तो उस शख्स की खिदमत की है कि जो इसको आप जानते भी नहीं हैं, आपको मालूम हुआ कि हाँ ये अल्लाह की मखलूक है, इस वक्त इसे बेचैन है, इसे अगर किसी तालीम की ज़रूरत है, किसी बच्चे को उसे आला तालीम में अगर पैसे की ज़रूरत है और आज हमें अल्लाह ने दिया है तो हम किस तरह से खामोशी से इसकी मदद कर दें। वो मेरी इल्म में है, मैं उसका जिक्र किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है कि आप के वालिद भी, आपकी वालदा भी बहुत खिदमत करती रहती हैं और यही जज्बा मुझे जहाँ तक मालूम है आप वहाँ रहते हुए माशाल्लाह पूरी तरह से अदा करते हैं। ये मतलब भी आपका ये कहता है कि एक हिस्सा उसमें खुम्स का भी है और ये सिलसिला भी होता है। 2012 से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है अलकौसर, अच्छा, जिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए जी कुछ चाहिए, उसमें उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अरे वाह 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 वाह। मैं 2012 से उसमें इन्वॉल्व हूँ और अब तो खैर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। उसके करीबन 3000 बच्चों की कॉलेज की और करीबन 3500 बच्चे स्कूल के और 500 मकान फ्लड के बाद और करीबन 700 फैमिलीज़ हैं, उनकी 700 फैमिलीज़ ये अभी हम करंटली सपोर्ट करते हैं। मतलब उसमें मेरा इतना लेना देना आप भी उसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ और अपने बिरादरी के बच्चों को किसी को स्कॉलरशिप चाहिए पढ़ने की या कुछ चाहिए तो वो काम हैंडल होता है हेल्पिंग हैंड्स जो हैदराबाद की उनके थ्रू। अच्छा, तो हमारे यहाँ से पैसे उनको आते हैं और वहाँ से वो लोकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर एप्लीकेशन हमारे पास जाती है। अच्छा, alkausar.org वेबसाइट है जिसको पढ़ने के लिए ट्यूशन के और उसकी ज़रूरत हो, लेकिन वो मेरिट बेस्ड है
बिल्कुल ज़रूरी है, वो तो वहीं क्योंकि दिखाई हमारे देगा। पास लिमिटेड है। हाँ। जब वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी 2007 में, तो उसका साल का बजट होता था $400 से स्टार्ट हुई थी। हाँ 2012 से मैंने वॉलंटियर करना स्टार्ट किया उनके साथ। उस वक्त मेरे ख्याल से $17-18 हज़ार का टोटल बजट होता था। अभी 2023 में थे 8.5 लाख, 2024 में थे 9,20,000, ये 2025 जो अभी गुजरा है इसमें टोटल हमारा बजट था $9,60,000। माशाल्लाह, अरे देखिए तो तो ये ये अभी भी पैसे कम पड़ते हैं। वाह, जो हाँ, लोग वो तो ऐसी बात है, साहिबे काम ऐसा है, हाँ। साहिबे इस्तेदाद हैं, जो लोग, वो लोग इसमें बिल्कुल दें, क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पे भी गारंटी दे सकता हूँ और रिकॉर्ड मौजूद है उस ऑर्गेनाइजेशन का कि इतना काम होता है। दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। इंडिया से आप माशाल्लाह उसमें खिदमत करते हैं कि हेल्पिंग हैंड्स है इंडिया में, Helping Hands एक लखनऊ की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जाते थे, फिर 2-3 क्लिनिक्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी को ऐसे भी हेल्प चाहिए हो तो अल-कौसर के ईमेल पे, वेबसाइट पे ईमेल है, उस पर ईमेल डाल दें, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, उसमें कॉन्टैक्ट कर लें। इसकी तो गारंटी नहीं है कि 100% होगा, लेकिन अगर हाँ, पैसे बचे होंगे हाँ तो उसकी मदद की जा सकती तो है, मदद होगी। और अगर वाकई हाँ जहाँ ज़रूरत और ज़रूरत है जिसको, स्पेशली अगर किसी की हायर एजुकेशन है, कॉलेज का है, उसमें ज़रूर करते हैं ताकि तो मैं इनके साथ जुड़ा भी इसलिए था क्योंकि ये हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन पे कंसंट्रेट करती आई है। इनका फोकस हमेशा से एजुकेशन पे रहा है। मुझे घर से भी मैंने यही देखा था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में भी यही आया, तो फिर काम जो चैरिटी का है वो भी एजुकेशन में ही किया। तो इसमें सादात की अलग स्कॉलरशिप है, गैर सादात की अलग स्कॉलरशिप है। इवन मेडिकल इलाज के पैसे होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन एजुकेशन के पैसे हमारे पास बहुत होते हैं। मतलब अब हर साल 400-500 स्टूडेंट बढ़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। स्पेशली जो अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं या रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी होती है, लेकिन फाइनेंशियल नीड होनी चाहिए। लेकिन ये पैसा है खुम्स का, हमारे पास खुम्स का इजाज़ा है, बिल्कुल। सिस्तानी साहब का हमारे पास इजाज़ा है, तो आप खामनाई साहब का हमारे पास इजाज़ा है। तो जो वो पैसे आते हैं वो फिर खर्च करने की जिम्मेदारी क्योंकि हमारी है, बिल्कुल। फिर तो उसी हिसाब से खर्च होते हैं कि तहकीक उसी हिसाब से होगी, पता करवाएंगे सब चीज़। बिल्कुल जरूर, लेकिन काम हो जाएगा अगर पैसे अवेलेबल हैं और मुस्तहिक है तो काम हो जाएगा। बहुत, ये देखिए एक बात से बात निकली तो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त जानकारी आपको नाज़रीन मिल गई जो हमारे मंजूर साहब ने दी कि अल-कौसर जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरह से वो काम कर रही है, जिन्हें जो हकदार लोग हैं उनको तालीमी ख़ास तौर से जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके रुकावट थोड़ा सारा वो है जो माली हालात ऐसे नहीं हैं, और बच्चों में टैलेंट है, उनकी जो एक तरह से जो उन्होंने क्लियर भी कर दी बात कि आपकी क्वालिफ़िकेशन देखते हुए और आपकी जो मेरिट है उसको उसी हिसाब से भी आपकी हेल्प जो की जाएगी वो उसी हिसाब से की जाएगी, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। अल-कौसर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल, उसमें आप हिंदुस्तान के जो लोग हैं और हिंदुस्तान की तरह से आप मदद करते हुए भी हैं, और आज जो हिंदुस्तान में हकदार हैं उनकी मदद चाहते हैं, उनकी आप मदद करवाने की भी कोशिश करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, और दीगर मुल्कों में भी वो मदद हो रही है, यानी दुनिया भर में वो तो जहाँ भी अल्लाह की मखलूक की मदद हो रही है। तो बड़ा उम्दा, और उसमें सादात की किस तरह से मदद करनी है, गैर सादात की, सबकी मदद सबकी होनी है, लेकिन उसका जो है हमारे लिए एक रूल बनाया है उस अंदाज से करते हैं। तो बहुत अच्छी आपने ये इन्फॉर्मेशन भी हमसे शेयर की, इसके लिए मुझे बाद में ख्याल आया कि लोगों को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। मुस्तहिक होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, बहुत ऑनलाइन अप्लाई करें, और सेशन शुरू होने से 3-4 महीने पहले अच्छा, ताकि जब ट्यूशन का बिल आपका ड्यू होता है, मान लीजिए अगस्त में ट्यूशन जमा होती है आपके कॉलेज में, तो आपको अप्रैल मई में अप्लाई कर देना है। वक्त लगता है थोड़ा सा किसी को देखने में, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉई नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसमें एक महदूद होता है, 9 डायरेक्टर हैं हम, तो उसमें हम लोग एक एक करके एप्लीकेशन देखते हैं और तय करते हैं कि कौन जो है वो ज़्यादा मुस्तहिक है। बहुत बड़ा, उसमें खाली मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, भाई जैसे कोई आदमी है उसको पैसे हैं ही नहीं, होता है, हालात हैं, उसके ग्रेड भी ख़राब हैं तो उसको पैसे मिल जाएंगे। बहुत ये बड़ी बात है, लेकिन कोशिश ये होती है कि अच्छे कॉलेज, सही जगह, क्योंकि पैसा लिमिटेड है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, पैसे भी देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और दूसरे देखिए, दुनिया अब सिमटी हुई है, और अब इस वक्त हर शख्स अपने हाथ में मोबाइल रखता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से अप्रोच किया जा सकता है, पहुँचा जा सकता है, और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग जिनको इस वक्त जो हकदार
हैं, और इन्हें भी हमारे क्या नाम है मंजूर साहब और इनके पूरे इदारे को भी ये एक तरह से एक मौका और मिलेगा कि उस सही हकदार तक पहुँच सकें। ये तो चाहते ही हैं, इसलिए तो अल कौसर ऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला जारी है। हम उसके लिए भी दुआ करते हैं कि ये सिलसिला यूँ ही जारी रखे। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे। और हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमारे नाज़रीन को के साथ जो बातें शेयर की हैं वो यकीनन बहुत कीमती हैं और बहुत काम की हैं। हम समझते हैं कि अगर हमारे जो नए बच्चे जो न्यू जनरेशन देखेगी उससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। एक बार हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे बीच इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी अब आपसे इजाज़त चाहता है। हिंद टाइम के इस ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर किसी और शख्सियत से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, और तब तक के लिए यह खाकसार आपसे इजाज़त लेता है। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया।